हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि है अलजेब्रा का सेकेंड यूनिट का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 है, जिसे हम आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में इसे मैट्रिसेस कहा जाता है। ओके, मैट्रिसेस। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर का फ्लो किस तरह से होने वाला है, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर फ्लो कुछ इस तरह से होगा। 3.1 एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे आव्यूह का यानी परिचय एवं प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एंड इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आव्यूह है क्या वाकई में, है ना। तो यहाँ पर बात करें 3.2 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, तो 3.2 एक्सरसाइज में हम आव्यूहों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स पर आप ऑपरेशंस लगाएंगे, संक्रियाएं लगाएंगे। 3.3 एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे आव्यूह का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज लेना, है ना। किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज आप कैसे कर सकते हो, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। एंड इसके बाद आप पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह, यानी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। एंड 3.4 एक्सरसाइज में आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे, यानी इनवर्स इनवर्स डिटर्मिनेट पढ़ेंगे, सॉरी इनवर्स मैट्रिसेस पढ़ेंगे। डिटर्मिनेट आपका अगला चैप्टर है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके लिए बता दें ये जो टॉपिक है आपका इस बार ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी डिलीट हो चुका है आपके एनसीईआरटी किताब के थ्रू। ओके, लेकिन हम ये पढ़ने वाले हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। तो दोस्तों, अब आपको चैप्टर फ्लो तो अच्छे से समझ में आ गया, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक, यानी एडवांस, बेसिक टू एडवांस हम चलने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो लाइक कर दिया करो, एंड चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह है क्या, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो है क्या, तो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। तो काफी इजी है, तो आप समझ ही सकते हो, संख्या हो सकती है, फलन भी हो सकते हैं, या उनका जो है आयताकार क्रम विन्यास होना चाहिए, तो उसे हम आव्यूह कह देंगे। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा लिखा जाता है, यानी ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए से हमने इसे शो किया है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया, इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा लिखते हैं ABCXYZ। ओके, तो ए से हमने इसे शो कर दिया, एंड ये हमारा मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ ये मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हैं, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। तो संख्याएं हैं और उनका क्रम आयताकार क्रम विन्यास है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये मैट्रिक्स होगा ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी बराबर, ये हमारा वर्ग बन गया, कोई बात नहीं, तो जो कि हमारा आयताकार क्रम विन्यास तो है ही, और साथ ही साथ संख्याओं फलनों का जो आयताकार क्रम विन्यास होता है, तो उसे हम आव्यूह कह देते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सी नंबर मैट्रिक्स है वो भी मैट्रिक्स हो जाएगा, डी नंबर मैट्रिक्स है वो भी हो जाएगा, साइन कॉस्ट है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड ये जो हमारा ई नंबर मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स हो जाएगा, भिन्नात्मक हो, जीरो हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में हमने ये कुछ 5 तरह की मैट्रिक्स को सीख लिया है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो हमने सीख लिया, एंड इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में जो डेफिनेशंस लिख रखी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम्स के होते हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अ मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or functions. It is denoted by capital letters ABCXYZ. ओके, अब बात करें जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, यानी जनरल फॉर्म क्या होती है, सामान्य रूप में हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कुछ भी मैट्रिक्स में होता है वो मैंने एक ही चित्र में आपको बिल्कुल क्लियर करके लिख कर दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, एंड मैंने आपको मैट्रिक्स का एक सिंबल नहीं बताया, जो कि मैट्रिक्स को हम इस तरह से शो करते हैं। ये वाला ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसे हम शो करते हैं मैट्रिक्स के लिए। एंड आगे आप डिटर्मिनेट पढ़ोगे तो उसमें आप कुछ इस तरह से डिटर्मिनेट का जो है मॉड की तरह होता है वो आप लगाएंगे। ओके, तो ये डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स का सिंबल हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू
ए आई जे, ओके, जो कि एम क्रॉस एन की है। अब ये ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स है एंड मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इसमें डाल रखे हैं, A11, A12, A13। यहाँ पर ये डॉट डॉट चल रहा है, आगे तक चल सकता है। एंड सेकंड रो में हम आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको रो कॉलम बता देता हूँ। तो जो आपको ये इस तरह से दिखती है ना, वो हम रो कहते हैं। जो आपको लेटी हुई पंक्ति दिखती हैं उन्हें हम रो कहते हैं। एंड जो हमारी खड़े खड़े कॉलम होते हैं, आपको पता ही है कॉलम, जब आपका घर बनता है तो आपको कॉलम लगाने पड़ते हैं, तो वो खड़े ही तो होते हैं ना, तो उसे हम कॉलम कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स इसमें डाल रखे हैं, A11, A12, A13। इसी प्रकार से A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस तरह से हमने बना दिया एम क्रॉस एन का ये जो है मैट्रिक्स बन चुका है। पंक्ति और स्तंभ के बारे में आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर वेयर ए आई जे क्या है, तो ए आई जे एलिमेंट्स, अवयव, एंट्रीज, आप तीन में से कुछ भी कह दीजिए, आपका सही माना जाएगा। ए आई जे को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, अवयव भी कह सकते हो, एंट्रीज भी कह सकते हो। नोट में आपको याद रखना है ऑर्डर, कोटि, यानी एम क्रॉस एन, एम का मतलब होता है रो, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, नोट इसीलिए लिखवाया मैंने। एम, जहां पर एम जो होगा वो होगा रो। रो माने आप समझ ही रहे हैं, ये जो आपकी पंक्ति होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं। एंड एन जो होगा एन, उसे हम कॉलम कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं यानी स्तंभ होते हैं, उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो कि यहाँ पर A11, A12, A13 ये क्यों लिखा है हमने, यहाँ पर ABC या फिर A क्यों नहीं लिखा। तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, A11 यहाँ पर ये इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये एलिमेंट किस जगह पर है। जी हाँ दोस्तों, ये A11 इसकी पोजीशन बता रहा है, A22 इसकी पोजीशन बता रहा है, A31 इसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये पोजीशन बताने के लिए हमने A के बेस में यहाँ पर कुछ लिख रखा है, A11, A12। तो ये क्यों लिखा है वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आप ये इसमें आपको समझाता हूँ। A21, अब यहाँ पर 2 क्या होगा, M होगा, आप जानते हैं। और 1 क्या होगा, N होगा, ये भी आप जानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसकी पोजीशन क्या होगी। M माने क्या होता है, हमारा रो होता है, यानी रो का मान तो 2 आ गया। एन क्या होता है, कॉलम होता है, तो कॉलम का मान 1 आ गया। इसका मतलब ये है, ये जो अवयव होगा वो दूसरी रो और पहले कॉलम में होगा। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रो, दूसरी रो में है, ठीक है। पहला कॉलम में है, आप देख सकते हैं पहले कॉलम में। तो इसकी जो पोजीशन होगी ना, वो बताने के लिए हमने यहाँ पर इसके बेस में कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपने कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, तो टीचर्स ने आपको ये बात बताई होगी। तो अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इस चीज का रिवीजन करा देता हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर ए आई जे। आई और जे क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। आई हमारी जो है रो होती है और जे हमारा कॉलम होता है, ओके, जो कि एम क्रॉस एन का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जे। तो इतना आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी एलिमेंट की पोजीशन बताने के लिए हम उसके बेस में ये नंबर्स लिखते हैं, और ये अनंत तक चल रहे हैं, आगे और भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई, ये हमारी सेकंड कॉलम हो गई, ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, जो कि हमारा एम क्रॉस एन का जो आपका मैट्रिक्स बन चुका है। तो अब बात करें तो एम और एन क्या क्या है, तो एम हमारा रो हो जाएगा, एन हमारा कॉलम हो जाएगा, जिसे हम कोटि या फिर ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपकी मैट्रिसेस होती हैं वो टोटल 8 टाइप्स की होती हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में या स्कूल में आपको 4 तरह की ही बताई हूँ, लेकिन टोटल 8 टाइप की होती हैं, ओके। मैंने इनकी डेफिनेशंस को ऐसे लिखा है ना कि आपको देखते ही याद हो जाएंगे, एंड जिसमें नहीं लिखने की जरूरत है उसमें मैंने लिखा भी नहीं है, क्योंकि नोट्स आपके लिए बिल्कुल बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 हम पढ़ेंगे, जो कि इसका टाइप के अंतर्गत आता है। नंबर 1 टाइप है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। एंड इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, जो कि विकर्ण आव्यूह होता है। सिक्स्थ नंबर पे हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि अदिश आव्यूह होगा। सेवेंथ नंबर पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि इकाई आव्यूह कहलाता है।
8 नंबर पे हम इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि समान अवयव कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम सबको समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपको टाइप्स समझाने के बाद इस वीडियो को एंड करने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो ये आपकी बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक जो है ना वो यही है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो ओनली वन रो, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। जितना कम हो सकता है ना उतनी कम डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? ओनली वन रो, यानी एक रो होगी, एक पंक्ति होगी, सिर्फ एक पंक्ति होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पंक्ति है, इसमें भी एक पंक्ति है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं भाई, कॉलम तो 1 2 3, ये कॉलम तो माने ही जाएंगे ना। तो कॉलम इसमें 3 हो गए, कॉलम इसमें 4 हो गए, कॉलम इसमें 2 हो गए। तो यहाँ पर आपको m क्रॉस n मैंने अभी आपको समझाया ही था। तो यहाँ पर m यानी कि पंक्ति, पंक्ति कितनी है? एक है। रो सॉरी कॉलम कितने हैं हमारे? 1 2 3, 3 है तो 3 लिख दिया। तो हमारा इसका जो ऑर्डर बन के आया 1 क्रॉस 3। ओके, तो इसी तरह से बी मैट्रिक्स हमारी है जो कि है ABCD। तो इसका जो ऑर्डर आएगा निकल के वो 1 इंटू 4 आएगा, 1/4। दोस्तों इसका गुणा का मतलब ये नहीं कि आप इसका गुणा कर दो तो आपका ऑर्डर आएगा, आपको इसे ऐसे ही रहने देना है एज इट इज। ओके, कहीं आप समझे कि 1 3 एकम 3 तो इसका ऑर्डर आ गया 3 आ गया, ऐसा नहीं करना है, ये क्रॉस में रहने देना है। ओके, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करना है। सी नंबर पे हमारा आता है एक्स और वाई, तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 2। ओके, 1 क्रॉस 2। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था। नंबर सेकंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से इसमें ओनली वन रो था उसी प्रकार से इसमें ओनली वन कॉलम होगा। तो काफी आसान है ये भी, इसमें कुछ नहीं होगा, एक कॉलम होगा। रो कितनी भी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया रो कितनी भी हो सकती है, बस हमें एक कॉलम चाहिए। अगर एक कॉलम मिल रहा है किसी मैट्रिक्स में तो वो हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ए बराबर हमारे पास है 2 और 3, जो कि इसका ऑर्डर निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 1। इससे हमें मतलब है क्योंकि एक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि कॉलम मैट्रिक्स में एक दिखना चाहिए, यानी उसकी कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 इंटू या फिर इंटू नहीं कहें तो इसमें क्रॉस कहा जाएगा 3 क्रॉस 1। सी नंबर पे हमारा आएगा 2 क्रॉस 1। ओके, इसका ऑर्डर्स है जो कि मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स भी काफी आसान है, जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर भाई पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रो, इसमें आप देखेंगे तो रो कितनी है आप मुझे बताइए? एक रो, दो रो हो गई। कॉलम गिने तो एक दो कॉलम हो गए, तो यानी कि 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर आई है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम बी नंबर मैट्रिक्स को देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो हो गई इसमें। कॉलम गिनेंगे तो 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, तो यानी 3 इंटू 3, 3/3 की मैट्रिक्स बन चुकी है। एंड इसमें पंक्ति और स्तंभ यानी रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल आई है, यानी बराबर आई है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं बिना सोचे समझे। ओके, यहाँ पर नोट आपको याद रखना है ए बराबर AIJ M इंटू एन, m इंटू एम या फिर n इंटू एन। ओके, यानी पंक्ति की संख्या जो होगी ना वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। ये इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या ही बराबर होगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नोट में आपको ये चीज याद रखना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी 4th नंबर पे आ रही है उसे हम पढ़ लेते हैं, जो कि है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स, जीरो माने शून्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य अवयव कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये जीरो नहीं है, आप जीरो समझिए, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ फॉर ऑरेंज। ओके, दोस्तों बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो एक जीरो हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अवयव जीरो होने चाहिए, इसमें भी सभी अवयव जीरो हैं, इसमें भी सभी अवयव जीरो हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसके ऑर्डर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप 5th नंबर टाइप पर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5th नंबर हमारा टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब क्या होता है भाई? तो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। आपने पढ़ रखा है कि विकर्ण क्या होता है? त्रिभुज में यानी आयत में एक विकर्ण होता है जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव अलग अलग अर्थात असमान तथा बाकी के सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो ये आपको समझने की बात है, काफी ज्यादा आसान बात है, मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिख रखा है। जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव, आपको विकर्ण तो पता होना चाहिए ना, विकर्ण किसे कहते हैं? तो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका विकर्ण है, आप देख सकते हैं ये आपका विकर्ण है। तो मैंने क्या कहा? जिस आव्यूह के विकर्ण में, यानी जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव अलग अलग, यानी विकर्ण के अवयव अलग अलग या अर्थात असमान तथा बाकी के सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकर्ण के अवयव असमान है ना, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, तो अलग अलग है ना। तो बिल्कुल सही, एक पॉइंट तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड सेकंड बार में हमसे बोला गया है कि बाकी के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये डायगोनल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। हमारी पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें हमने फर्स्ट टाइम बोला था कि जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव अलग अलग अर्थात असमान, तो बिल्कुल सही, हमारे जो विकर्ण के अवयव हैं वो असमान है, 5 6 2 5 7, तो ये तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद हमें बोला गया है बाकी के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा विकर्ण के अलावा सभी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी, ये सभी जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हमारी पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है एंड ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर नहीं लिखे हैं, आप लिख सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 का होगा क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम हो गया। इसमें देखिए 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना सकते हैं, काफी आसान है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 6 नंबर स्केलर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्केलर मैट्रिक्स हमसे क्या कहता है? तो स्केलर, स्केलर का मतलब आप समझते हैं ना, स्केलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो स्केलर का मतलब होता है अदिश, अदिश। वेक्टर का मतलब सदिश होता है, ओके। फिलहाल में हम इधर इसमें वेक्टर तो नहीं पढ़ने वाले हैं, आदिश पढ़ेंगे, ओके। आदिश माने स्केलर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान तथा बाकी के सभी अवयव शून्य होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने बोला क्या है डेफिनेशन में, जिस आव्यूह के विकर्ण, विकर्ण आपको बता ही दिया मैंने, ये आपका विकर्ण होता है, ये आपका विकर्ण होता है। तो इसमें हमसे बोला गया कि विकर्ण के अवयव समान, समान का मतलब आप समझते हैं ना, बराबर। ये आप देख सकते हैं 3 ये है, 3 ये है, 4 4 4, यानी बराबर आ रहा है। चलो इतनी तो हमारी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद हमसे बोला है बाकी के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी शून्य है ना, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर वाले की तरह ही डेफिनेशन है। इसमें बस इतना सा अंतर है, उसमें असमान थे विकर्ण के अवयव, इसमें विकर्ण के अवयव समान है। तो ये हमारा जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि अदिश आव्यूह कहलाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान जो है आपके टाइप्स हैं। काफी स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, पर डरने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी काफी यूनिक सी मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर इससे ये हमसे कहती है कि जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव 1 1 अर्थात इकाई हो, यानी जिस आव्यूह में विकर्ण, विकर्ण आपको पता ही है भाई, ये विकर्ण होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका विकर्ण होता है। तो इसमें हमें परिभाषा में बोला गया है कि जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव एक एक अर्थात इकाई हो, एक एक, एक एक है ना, तो इकाई है ना। तो हमें इतना तो पता लग गया कि जिस आव्यूह में विकर्ण के अवयव एक एक हो। अब इसके आगे हमसे क्या कह रहे हैं? बाकी के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ये आप देख सकते हैं शून्य होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं 5th 6th 7 नंबर जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं वो काफी ज्यादा इक्वल होते हैं। यानी डायगोनल में हमसे बोला जाता है कि विकर्ण के अवयव असमान हो, अलग अलग हो और बाकी के सभी अवयव शून्य हैं, तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। एंड स्केलर में हम पढ़ के आए हैं कि इस विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होने चाहिए एंड बाकी के सभी जो आपके अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एंड 7th नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, जो कि हमसे कह रही है कि जिस आव्यूह के विकर्ण में एक एक अर्थात इकाई होने चाहिए एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई है ना, तो बाकी के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो हम उसे इकाई मैट्रिक्स कहेंगे अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I2 बराबर, ये 2 क्यों लगाया, ये 3 क्यों लगाया? तो काफी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये 3 क्रॉस 3 की है, ओके। तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों ये आपकी हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जहां पर I2 I3 I4 का मतलब वर्ग आव्यूह अर्थात I2 M2
एंड N2, यानी कि ये भी 2 हो और ये भी 2 हो तो हम I2 लिख सकते हैं। एंड ये 3 है, ये 3 है, यानी बराबर होना चाहिए तो हम उसे लिख सकते हैं यहाँ पर I के बराबर में, I के बेस में। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, काफी आसान थी। एंड अब हम लास्ट जो है टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो दोस्तों हमारा इक्वल मैट्रिक्स हमसे क्या कहता है, जिस अवयव के कोटि तथा संगत अवयव समान होते हैं तब उसे समान अवयव कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। जिस अवयव के कोटि, यानी कोटि तो आपको पता ही ना, ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं ना कोटि। जिस अवयव के कोटि तथा संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं, उसे हम समान अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये जो है आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, बराबर का निशान है, यानी x बराबर a के होगा, y बराबर v के होगा, z बराबर c के होगा, w बराबर d के होना चाहिए। तो ये हमारा जो है इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर a है, y बराबर v है, z बराबर c है, w बराबर d है। तो ये हम तभी हम इसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 के बराबर है, बिल्कुल सही। 3 3 के बराबर है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि पोजीशन से पोजीशन मिलाना है। कहीं आप ऐसा ना करें कि इस 2 से इसे देखने लगे, इस 2 से इसे लगे, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया A11 पे ये है, तो A11 पर भी वही संख्या होनी चाहिए जो A11 पर हमारी पहली मैट्रिक्स में है, वही दूसरी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर है। इक्वल का निशान लगा सकते हैं, यानी इसे हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, क्यों? क्योंकि ये हमारी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये काफी ज्यादा नालायक मैट्रिक्स है। ये जो है इसका पालन नहीं करती, हमारी परिभाषा का पालन नहीं करती है। ये बिल्कुल बिगड़ी हुई मैट्रिक्स है, कहना नहीं मानती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बिल्कुल सही। 5 है, यहाँ पर 5 है, बिल्कुल सही। 6 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7। आप जानते हैं 6 कभी भी 7 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर ये फेल हो जाती है। यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 6 है, एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो ये बिगड़ गई ना। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल लगाएंगे, तो ये हमारी जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा करने से कोई भी फायदा होता नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट जो है बोर हो जाते हैं, काफी बड़ी वीडियोस देते हैं। एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आगे जाकर बहुत समस्या क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है भी तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला पड़ा है, उसमें आप वीडियो से रिलेटेड जितना भी छोटा डाउट हो, जितना भी बड़ा डाउट हो, आप टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं एंड हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। एंड दोस्तों चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।